कैसे हो कॉमर्स के मेरे धुरंधरों। अकाउंट्स का पेपर तुम सभी का बहुत अच्छा गया। जैसा जैसा मैंने पेपर में बताया था पूरा वैसा ही एग्जाम में तेरे आया है। इको में मैं जानता हूं बेटा तुझे डर लगता है, क्योंकि इको सही में थोड़ा सा टफ हो जाता है और स्कूलों में इको पे उतना फोकस नहीं किया जाता। स्कूलों में इको उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। द टीचर्स आर नॉट सो इक्विप्ड टू टीच इको थॉरोली टू यू ऑल स्टूडेंट्स, बट यू डोंट नीड टू वरी। मैं आ चुका हूं। अगर तेरे को बेटा 80 में 70 ऊपर चाहिए इको में, मेरी वीडियोस को देख ले। जिस पैटर्न में मैं तुझे पढ़ाऊंगा, जो मैं बोलूंगा, सिर्फ बेटा तू वो पढ़ ले। तेरे 80 में से 70 मार्क्स के ऊपर पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है तुझको। और मैं वीडियोस डाल ही रहा हूं, वन शॉट वीडियोस। हाफ वीडियो आज डालूंगा मैं, न्यूमेरिकल्स ग्राफ के वीडियो कल डालूंगा मैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा तेरे को कि तेरे को लगेगा कि ये शरबत पीने जितना आसान है। मैं जानता हूं स्कूल में तेरे को न्यूमेरिकल्स शायद ना कराया गया हो या बहुत टफ वे में कराया गया हो, पर मेरा विश्वास कर, मैं तेरे को बहुत बढ़िया तरीके से तेरे को इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। और कल मैं फिर से लाइव आऊंगा रात को 10 बजे से। मेरी लाइव सेशन जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं लाइव सेशन में गिन के 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, 20, और उस 20 में से ही तेरा पूरा इको का पेपर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में बेटा ध्यान रख, तेरे पास ये नवबोध होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो तू परीक्षा बोध या परीक्षा सार से भी कर सकता है, पर क्वेश्चंस वही करना जो मैं तेरे को बता दूं। चैप्टर 1 में तेरे को करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। पेज नंबर 9, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच इकोनॉमिक्स का जिसमें हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नैरो स्कोप है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो वाइड है, बिकॉज उसमें हम लोग सब कुछ स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी बहुत सिंपल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस एनालिसिस को स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम एनालिसिस को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स डिमांड और सप्लाई हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये 6 पॉइंट्स बस तेरे को याद करने, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बस। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ डील करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी के साथ डील करता है, क्या था, क्या है और क्या होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए के साथ डील करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डू नॉट गिव मॉरल जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या सही है क्या गलत में पढ़ता ही नहीं है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिव्स वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट देता है, क्या गलत है क्या सही है उसके बीच में ये पढ़ता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई कर सकते हो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है ये अलग अलग लोगों के लिए परसेप्शन अलग अलग है। एक शराब बेचने वाले के लिए शराब बेचना सही है, उसका रोजी रोटी उससे चलता है, लेकिन जो शराब नहीं पीता उसके लिए शराब खराब है। तो क्या सही है क्या गलत है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। इसीलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई कर सकते हो। बस बताएगा भारत में इतने रुपए की शराब बिकती है, या वेरीफाई कर लोगे, अब डेटा निकाल लो, पर शराब पीनी चाहिए या नहीं इसको वेरीफाई कैसे करोगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एनालिसिस नहीं होता, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बेसिक एनालिसिस होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या है, इंडिया में इतने रुपए की शराब बिकती है, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, टेक स्टेप्स टू कंट्रोल इट। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ फैक्ट्स बताएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको फैक्ट्स बताने के साथ गलत होने से रोकेगा भी। यह डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में। इस चैप्टर में आपको यही 2 चीज पढ़ना है, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस बस। एमसीक्यू भी मैं कल बताऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास में। जो मैं 20 एमसीक्यू बताऊंगा
तेरा पूरा 10 नंबर का एमसीक्यू उसी में से आएगा। मैं सिर्फ 20 एमसीक्यू बताऊंगा, वो भी कल। सेकेंड चैप्टर में हम लोगों को जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है बच्चों, 3 चीजें पढ़नी है। पहला, सेंट्रल इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस। दूसरा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और तीसरा, पीपीसी। बेटा पीपीसी, ग्राफ, न्यूमेरिकल्स, ये मैं सब कल वाली वीडियो में बताऊंगा। आज वाली वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ थ्योरी पे होगा, ठीक है। और ग्राफ और न्यूमेरिकल जितना मैं कराऊंगा सिर्फ उतना करके जाना। तो ये 3 टॉपिक्स पढ़ना है बेटा, जिसमें से पीपीसी मैं कल वाली वीडियो में डालूंगा। आज हम लोग को पढ़ना है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस। एकदम इजी है। सेंट्रल इकोनॉमी उन कंट्रीज में होता है जो कंट्रीज पुअर होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। मार्केट इकोनॉमी उस कंट्री में होता है जो रिच होता है, ठीक है। सेंट्रल इकोनॉमी में एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी एवरीथिंग इज डन बाय द मार्केट। सेंट्रल इकोनॉमी में देयर इज नो कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी में देयर इज फुल कंपटीशन। सेंट्रल इकोनॉमी में मेन फोकस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। मार्केट इकोनॉमी में मेन फोकस इज ऑन द कस्टमर्स टू मेक देम फुली सेटिस्फाइड। सेंट्रल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का फुल इंटरफेरेंस होता है, मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। सेंट्रल इकोनॉमी में लाइसेंस रूल बहुत स्ट्रांग होता है, मार्केट इकोनॉमी में लाइसेंस रूल फ्लेक्सिबल होता है। सेंट्रल इकोनॉमी में ज्यादातर डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा होता है। मार्केट इकोनॉमी में पूरा डेवलपमेंट का काम मार्केट के द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा होता है। ये डिफरेंस है सेंट्रल और मार्केट इकोनॉमी। डिफरेंस वो कंट्री डाल देना, सेंट्रल इकोनॉमी में डाल देना आप फिलीपींस, मेक्सिको, और मार्केट इकोनॉमी में डाल देना आपका अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब। इसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी में गुड्स जो हैं, जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स होती हैं, मतलब रिसोर्सेज की कमी होती है। तो एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा उसे किस प्रकार के कौन से गुड्स बनाने, व्हाट गुड्स नीड्स टू बी प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे कंज्यूमर गुड्स, जैसे कपड़े, घी, शुगर, ये सब प्रोड्यूस करने हैं। और कैपिटल गुड्स, मशीन, ट्रैक्टर, ये सब भी प्रोड्यूस करने हैं। पर कौन सा गुड कितना प्रोड्यूस करना, ये पहला प्रॉब्लम है। जैसे आप खाना खा रहे हो, खाने में आपको चावल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, और जो सब्जी बन रही है उसमें हर प्रकार के मसाले का अनुपात, प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, तभी तो सब्जी मजेदार बनेगा। तो कंट्री को भी ये देखना पड़ेगा कि कौन से गुड्स में उसे फोकस करना है। इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स भी बनाने हैं और कैपिटल गुड्स भी बनाने हैं। दोनों प्रकार के गुड्स एक कंज्यूमर को बनाने हैं, ठीक है। इकोनॉमी मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस में, एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स ही नीड्स टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इट हैज टू मेंटेन अ बैलेंस। इसे कंज्यूमर गुड्स भी बनाने हैं, कैपिटल गुड्स भी बनाने हैं। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, 2 प्रकार की टेक्निक होती है। एक लेबर इंटेंसिव, जहां सारा काम इंसानों के द्वारा होता है। भारत जैसे देशों में जहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यहां पे लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, मतलब सारा काम इंसानों के द्वारा होना चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। और अमेरिका जैसे रिच और डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटल इंटेंसिव, मशीनों से काम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और मशीनों से काम होगा क्योंकि वो कंट्री बहुत डेवलप्ड है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आपके पास 2 टेक्निक्स है। लेबर इंटेंसिव, द वर्क नीड्स टू बी डन बाय द मैनुअल लेबर in poor countries so that unemployment could be decreased, and in rich countries capital intensive, the work should be done by machines. इसके बाद for whom to produce, बिजनेस कोई चैरिटी करने नहीं आया है, बिजनेस में लोग पैसे कमाने आए हैं। तो goods needs to be produced for those people who have purchasing power. goods उनके लिए बनाया जाएगा जिनके पास खरीदने की हैसियत होगी। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक इकोनॉमी में, एक जीडीपी में एक साल में डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंजीनियर का कितना कंट्रीब्यूशन है, लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है, बिजनेसमैन का कितना कंट्रीब्यूशन है। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जांपल देता हूं तेरे को। मान ले मेरी एक दुकान है, उस दुकान में मैं चाय बेचता हूं, तो क्या उस दुकान में जो कमाऊंगा बेटा सब मेरा है? नहीं। उस दुकान में जो कमाऊंगा, सबसे पहले मेरे को अगर दुकान रेंट है उसका रेंट देना पड़ेगा,
लेबर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैंने बैंक से लोन लिया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सब कहलाएगा तुम्हारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। रेंट लैंड के बदले, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले अगर लोन लिया है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, इसको कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। पीपीसी और ग्राफ बेटा मैं कल वाली वीडियो में कराऊंगा, ध्यान रखना। ग्राफ, न्यूमेरिकल्स ये मैं कल वाली वीडियो में डालूंगा। बेटा जो थर्ड चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें तेरे को पूरा ग्राफ का ही है, 2 ही ग्राफ करने हैं बेटा इसमें। एक रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विद ग्राफ, और दूसरा इनडिफरेंस कर्व विद ग्राफ। और ग्राफ बेटा मैं कल वाली वीडियो में कराऊंगा, पहले ही बता चुका हूं तो टिक कर ले। कल वाली वीडियो में बेटा ग्राफ और न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा। थर्ड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या क्या करना है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विद ग्राफ एंड इनडिफरेंस कर्व विद ग्राफ, ठीक है। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड जो चैप्टर 4 है, इसमें आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है बेटा इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बस 2 चीजें आपको पढ़नी है इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और पेज नंबर 46, और इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पेज नंबर 65। सर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है क्या? इट इज रूपक सर्स ब्लूप्रिंट। फैक्टर्स, और जो मेरा प्रिंट होता है उसमें गॉड प्रिंट होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन सी चीजें डिमांड में असर डालती हैं? सबसे पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है। प्राइस जितना ज्यादा होगा डिमांड उतना कम होगा, प्राइस जितना कम होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा। दूसरा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जैसे टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट है, टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि टी पीने वाले फिर कॉफी में चले जाएंगे, और टी का प्राइस कम हुआ तो कॉफी पसंद करने वाले टी में आ जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी असर, प्राइस का असर डिमांड पे पड़ता है। थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेट्रोल का रेट बढ़ा तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। ब्रेड बटर खाने वाले, अगर बटर का रेट बढ़ जाता है तो ब्रेड बटर खाने वाले की जो संख्या है, जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इनकम, कंज्यूमर के इनकम पे, कंज्यूमर जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा डिमांड। जैसे मैं अभी एक कोचिंग का डायरेक्टर हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक मेरी इनकम है। जब मैं घर घर जाके पढ़ाता था तब भी मुझे नॉनवेज पसंद था, आज भी पसंद है, लेकिन तब मेरी इनकम कम थी, तो तब मैं ठेले में जाके 20 रुपए प्लेट चिली चिकन खाता था, तो मेरा डिमांड कम था। लेकिन अब जब मुझे खाना होता है तो मैं बढ़िया से होटल में जाके खा लेता हूँ, तो इनकम, आपकी भाषा में कहूँ, एक नॉर्मल आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी देसी पीता है, देसी पौवा पी रहा है, ठीक है। अब उसको इलेक्ट्रिक सरकार की तरफ से वो मिल गया, ऑटो मिल गया, उसकी कमाई बढ़ गई, तो देसी पीने वाला आदमी इंग्लिश पिएगा। पहले वो महीने में 2 बार पीता, महीने में 4 बार पिएगा। तो इनकम अगर ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा। इसके बाद पॉपुलेशन, जिस कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा होगा उस कंट्री में डिमांड भी ज्यादा होगा। भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से फूड ग्रेन्स का डिमांड भी बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, दुनिया में लग्जरी कार्स का सबसे ज्यादा डिमांड दुबई में है, कारण दुबई में टैक्स 0 है। तो जिस कंट्री में टैक्स कम होगा वहां डिमांड ज्यादा होगा, जिस कंट्री में टैक्स ज्यादा होगा वहां डिमांड कम होगा। इतना काफी है इसमें। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बिजनेसमैन एंड मोनोपोलिस्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए? इसी से बिजनेसमैन अपने गुड्स का प्राइस फिक्स करता है कि उसे किस गुड का कितना प्राइस लेना है। अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो उसे पता है वो जो चाहे वो प्राइस कोट कर सकता है। जैसे दवाई,
दवाई का डिमांड हमेशा बना रहेगा, उसका प्राइस लेना देना नहीं है। लोग इसलिए दवाई नहीं खरीदते कि भाई प्राइस कम होगा तो खरीदेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे ना। तो दवाई का रेट जितना चाहो उतना रख देता है। बड़े बड़े फार्मा कंपनीज दवाई का रेट बहुत हाई फाई रखते हैं, उनको पता है पब्लिक दवाई तो खरीदेगी ही। इसका मतलब अगर गुड इनइलास्टिक है तो उसका प्राइस हमेशा हाई होगा, और गुड अगर इलास्टिक है तो उसका प्राइस लो होगा। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक करके ये डिसाइड करता है किस गुड पे उसे कितना टैक्स पुट करना है। अगर डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बेटा इलास्टिक और इलास्टिक को समझने में दिक्कत होगा ना, मैं तो समझाता हूँ। इनइलास्टिक का मतलब जिसके डिमांड का प्राइस लेना देना नहीं है। दवाई महंगा होगा तो भी लोग लेंगे, सस्ता होगा तो भी लोग लेंगे। तो दवाई का डिमांड इनइलास्टिक है। लेकिन कूलर, एसी, गाड़ी, जो लग्जरी गुड्स है, इनका डिमांड इलास्टिक है। जैसे ही इनका प्राइस बढ़ेगा इनका डिमांड कम हो जाएगा, तो डिमांड इलास्टिक है। तो सरकार इलास्टिक गुड्स पे कम टैक्स लगाती है, क्योंकि सरकार को पता है अगर ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो लोग ये चीज़ खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन दारू पे सरकार आए बाएं टैक्स लगाती है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो जाम छलकाने वाले बेवड़े होते हैं, नशेड़ी होते हैं, प्राइस कितना भी हो वो दारू खरीदते ही हैं। भाई कोरोना के समय सरकार ने दारू पर टैक्स बढ़ा दिया था, पर और दारू बिकने लगी, क्योंकि सरकार को पता है लोग दारू पीना नहीं छोड़ेंगे। तो जो शराब, अल्कोहल, वो इनइलास्टिक है। महंगा हो तो भी लोग लेंगे, सस्ता हो तो भी लोग लेंगे। इसलिए सरकार ऐसे गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। तीसरा, जॉइंट प्रोडक्ट्स। जैसे जॉइंट प्रोडक्ट्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे टी और बिस्किट हो गया, कार और पेट्रोल हो गया, इन पे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या असर पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंपनी जो प्रोड्यूस करती है फैक्ट्रीज में, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस को बड़ी बड़ी कंपनी थोड़ा सा कम कर देती है ताकि उसका डिमांड एकदम से बढ़ जाए। जैसे मान लो कार के रेट को कंपनी ने 20,000 कम किया तो कार के सेल्स एकदम से बढ़ जाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो अपने जीवन भर की कमाई जोड़ के कार खरीदती है, उसके लिए 20,000 भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कंपनी के लिए 20,000 बड़ी बात नहीं है, वो लाखों का कार है, तो 20,000 कम करके भी वो कार के सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, मजदूरों को कितना पेमेंट देना है ये भी डिसाइड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। डंपिंग क्या होता है? बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियां अपने देश में जो माल नहीं बिकती वो छोटी देशों में जाके उस माल को फेंक देती, डंप कर देती, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। कितना काफी। जो अगला चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें बेटा तेरे को सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, एक शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में डिफरेंस, पेज 76, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, पेज नंबर 83। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसको मैं कल वाली वीडियो में डालूंगा। अभी तेरे को मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर, सिर्फ ये पढ़ना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पेज 83, ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको मैं कल बताऊंगा। और आज तेरे को पढ़ना है सिर्फ शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में डिफरेंस, ठीक। पेज नंबर 76। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट पीरियड वो पीरियड है in which at least one of the factors of production is available in fixed quantity, जिसमें एक क्वांटिटी फिक्स होगा, बाकी सब वेरिएबल होगा। तो ये समझ ले फिक्स और वेरिएबल होता क्या है। तू एक फैक्ट्री का ओनर है तो तेरा फिक्स फैक्टर क्या होगा? वो लैंड जिसमें तेरी फैक्ट्री लगी है वो फिक्स फैक्टर है। तू ज़्यादा प्रोडक्शन कर, कम प्रोडक्शन कर, जमीन उतनी रहेगी, फिक्स फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर तेरी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, तेरी फैक्ट्री में लगने वाला रॉ मटेरियल, तेरी फैक्ट्री में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कम ज़्यादा होते रहेगा। जब तेरे को ज़्यादा बड़ा ऑर्डर पूरा करना है तब तेरे को ज़्यादा वर्कर लगेंगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, लेकिन फैक्ट्री तो और जमीन तो उतना ही रहेगा। तो वेरिएबल फैक्टर जो चेंज होता रहे, रॉ मटेरियल और वर्कर, और फिक्स फैक्टर जो चेंज ना हो, लैंड। शॉर्ट पीरियड में एक फैक्टर फिक्स होगा, लैंड। फिक्स फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो। कम समय में
आप वर्कर, रॉ मटेरियल ये सब ला सकते हो। लॉन्ग पीरियड में सब फैक्टर वेरिएबल है। आप ज्यादा टाइम में लैंड भी नया ले लोगे, मशीन भी नया ले लोगे, वर्कर भी नया ले लोगे। यानी शॉर्ट पीरियड में फिक्स और वेरिएबल फैक्टर में आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, फिक्स को नहीं कर सकते। पर लॉन्ग पीरियड में आप फिक्स और वेरिएबल दोनों को ही चेंज कर सकते हो। शॉर्ट पीरियड में आप प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। लॉन्ग पीरियड में आप ऑल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। शॉर्ट पीरियड में दो फैक्टर होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। लॉन्ग पीरियड में सभी फैक्टर वेरिएबल। शॉर्ट पीरियड में दो फैक्टर होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल। लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल। शॉर्ट पीरियड में डिमांड पे फोकस ज्यादा होता है, लॉन्ग पीरियड में डिमांड और सप्लाई दोनों पे ही फोकस होता है। डन। 6 चैप्टर में तेरे को पढ़ना है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, पेज 95 में, और 99 में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस। बस ये दो चीज और कुछ भी नहीं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, all those expenses made by a firm to buy goods directly, जो एक्सपेंस आप गुड्स खरीदने के लिए देते हो, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किया गया पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाने के लिए किया गया पेमेंट, सरकार को दिया गया टैक्स, बिजली का बिल, एडवर्टाइजिंग, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो पेमेंट आप आउटसाइडर को करते हो। ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब एंटरप्रेन्योर का ओन सर्विस एक्सपेंस। जैसे उसकी खुद की जमीन है तो उस पर दिया गया रेंट, वो खुद काम कर रहा है, उसका वेजेस। इसमें आप किसी बाहर वाले को पेमेंट नहीं करते, मतलब कैश बिजनेस से बाहर नहीं जाता। एग्जाम्पल, सैलरी टू हिमसेल्फ, खुद को दिया जाने वाला सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद वो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, वो मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन। समझ गए बेटा? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो पेमेंट आप आउटसाइडर को देते हो, जिसमें रियल में कैश पेमेंट कंपनी से बाहर जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट ओनर का हिमसेल्फ को दिया गया सर्विस चार्ज, जिसमें पैसा फर्म से बाहर नहीं जाता। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब जो पेमेंट आपका खुद को किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑन लैंड, ये सारी चीजें। तो ये होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता प्रोडक्शन के साथ, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। मोर प्रोडक्शन, मोर लेबर चार्ज, मोर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो मोर रॉ मटेरियल। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। मोर प्रोडक्शन मोर वेरिएबल कॉस्ट, लेस प्रोडक्शन लेस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा। तुम्हारी दुकान रेंट पे है, तुम दुकान पूरे महीने बंद रखो, लेकिन रेंट तो देना पड़ेगा ना। तो फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। अगर दुकान एक महीने से बंद है, ना रॉ मटेरियल का पैसा लगेगा, ना बिजली का बिल लगेगा, ना वर्कर को सैलरी देना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो, फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में चलता है, वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन में चलता है। ठीक है। यहां तक कि प्रोडक्शन स्टॉप है तो भी फिक्स कॉस्ट इंप्लीमेंट होगा, वेरिएबल कॉस्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर फिक्स कॉस्ट में लॉस है तो भी प्रोडक्शन चालू रहेगा, यानी आपका मशीन में डेप लग रहा है तो भी आपका प्रोडक्शन रहेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में लॉस हो रहा है, रॉ मटेरियल जो आप लगा रहे हो उसका भी खर्चा नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। यानी फिक्स कॉस्ट के लॉस में प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट के प्रोडक्शन में लॉस में प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल रेंट, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये चैप्टर में बस यही दो चीज करना है। चैप्टर 7-8 में बेटा तुमको कुछ नहीं पढ़ना है। 7-8 में फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट को पढ़ना है, पेज
138 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, ये पढ़ना है। और पेज 148 में 3 डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन का डिफरेंस, परफेक्ट और मोनोपोली का डिफरेंस, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का डिफरेंस। इस चैप्टर में बस यही पढ़ना, 7-8 में कुछ भी नहीं पढ़ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पे बायर और सेलर मीट करते हैं, जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से मीट करते हैं, ठीक है। बायर अपना माल बेचने के लिए, खरीदने के लिए, और सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। कमोडिटी, हर मार्केट में कोई कमोडिटी सेल की जाती है, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, सब्जी हो, ये सारी चीजें। बायर एंड सेलर, हर मार्केट में 2 फीचर एकदम फिक्स है, एक बायर और एक सेलर। बिना बायर और सेलर के मार्केट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। परफेक्ट कंपटीशन, जनरली मार्केट में होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे बायर को सेलर का और सेलर को बायर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और वन प्राइस, मार्केट में एक जैसे गुड्स, होमोजीनियस गुड्स बेचे जाएंगे और सेम प्राइस लिया जाएगा, यूनिफॉर्म प्राइस। और क्या डाल सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बहुत टाइप्स ऑफ मार्केट है, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, इस तरह से। परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस। पहला, परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर इनन्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो है बायर और सेलर कम होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर बहुत होते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर कम होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी होता है, ठीक है, रियल में होता नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है पूरे मार्केट में सेम प्राइस नहीं होता। यहाँ पे टमाटर 4 रुपए किलो, थोड़ी दूरी में टमाटर 8 रुपए किलो, तो रियल में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, इट्स अ मिथ। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन ही प्रैक्टिकल लाइफ में हमें देखने को मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर को एक दूसरे का कंप्लीट नॉलेज होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर को एक दूसरे का कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। बेटा तू परफेक्ट को याद कर ले, इम्परफेक्ट उल्टा कर देना। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्म होता है, यानी सेम प्राइस पूरे मार्केट में प्रिवेल करता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होता, अलग अलग प्राइस होता है। इसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन में हाई कंपटीशन होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में जो फैक्टर्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे का आप मूव कर सकते हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो फैक्टर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे का मूव नहीं होते। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में डिफरेंस। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, सेम प्रोडक्ट। मोनोपोली में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं एंट्री और एग्जिट पे। जो फर्म जब चाहे मार्केट में आ सकता है, जो फर्म जब चाहे मार्केट छोड़ के जा सकता है। मोनोपोली में रेस्ट्रिक्शन है, यानी नए फर्म्स के एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन है। परफेक्ट कंपटीशन में हर फर्म एक प्राइस टेकर है, मार्केट में जो प्राइस होगा उसको उसी प्राइस में माल बेचना है। जबकि मोनोपोली में जो फर्म होता है वो प्राइस मेकर होता है, मतलब वो जो चाहे उस प्राइस में माल बेच सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज हाई कंपटीशन, मोनोपोली में देयर इज नो कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मेनी फर्म्स, मोनोपोली में सिंगल फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, लेकिन एक मिनट ये वाला पॉइंट छोड़ देना। परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट हाईएस्ट स्केल, बहुत बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। मोनोपोली में हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए गुड है, मोनोपोली मार्केट के लिए बिल्कुल भी गुड नहीं है। अब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट सिचुएशन जिसमें सिंगल सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बिकेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट, उसका कोई टक्कर, कोई कंपटीशन नहीं, मतलब आपके अलावा मार्केट में उस प्रोडक्ट कोई और बेच नहीं रहा। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे फर्म्स
प्रोडक्ट बेचेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मोनोपॉली में सिंगल सेलर मेनी बायर, मोनोपॉलिस्टिक में मेनी सेलर मेनी बायर। मोनोपॉली में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, देयर इज नो कंपटीशन, और मोनोपॉलिस्टिक में देयर इज वेरी हाई कंपटीशन बिकॉज अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। मोनोपॉली में जो मोनोपॉलिस्ट है वो प्राइस मेकर है, जो चाहे उस प्राइस में बेचेगा, जबकि मोनोपॉलिस्टिक में फर्म ना तो पूरी तरह से प्राइस टेकर है ना तो पूरी तरह से प्राइस मेकर है। मोनोपॉली में रेस्ट्रिक्शन होता है नए फर्म्स के एंट्री और एग्जिट पे, पर मोनोपॉलिस्टिक में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो जब चाहे मार्केट में एंटर कर सकता है, जो जब चाहे मार्केट छोड़ के जा सकता है। मोनोपॉली में एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, पर मोनोपॉलिस्टिक में एडवर्टाइजिंग की जरूरत है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में डिफरेंस, चैप्टर नंबर 10, 9 हो गया। चैप्टर 10 में सिर्फ एक चीज पढ़ना है, पेज 169, मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में डिफरेंस। ठीक है, मार्केट प्राइस टेम्पोररी होता है, नॉर्मल प्राइस परमानेंट होता है। ठीक, मार्केट प्राइस एवरेज कॉस्ट से लेस या मोर हो सकता है, नॉर्मल प्राइस हमेशा एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्केट प्राइस एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर नॉर्मल प्राइस हमेशा एवरेज कॉस्ट के इक्वल ही होता है। मार्केट प्राइस वो एक्चुअल प्राइस है जो मार्केट में प्रिवेल करता है, नॉर्मल प्राइस रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रिवेल नहीं करता, ये इमेजिनरी होता है। मार्केट प्राइस कंटिन्यूअसली चेंज होता है, नॉर्मल प्राइस चेंज नहीं होता। मार्केट प्राइस में डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नॉर्मल प्राइस में सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट प्राइस में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? डिमांड। और नॉर्मल प्राइस में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सप्लाई। मार्केट प्राइस टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, नॉर्मल प्राइस परमानेंट होता है। मार्केट प्राइस प्रैक्टिकल लाइफ में रियल होता है, यूज होता है, और नॉर्मल प्राइस में इमेजिनरी होता है। मार्केट प्राइस एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, और नॉर्मल प्राइस एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमेशा इक्वल होता है। मार्केट प्राइस कंटिन्यूअसली चेंज होता है, नॉर्मल प्राइस स्टेबल होता है, चेंज नहीं होता। बस इतना ही करना था इसमें। इसके बाद चैप्टर 11 में सिर्फ एक चीज, पेज 179, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, सिर्फ एक चीज। प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है मैक्सिमम प्राइस, जिस प्राइस पे आप गुड्स सेल करोगे। प्राइस सीलिंग वो मैक्सिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट कोट करती है जिसमें आपको गुड्स सेल करना है, ठीक है। और प्राइस फ्लोरिंग ये वो मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट सेट करती है, जिसे कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग। फिर रिपीट कर दूं, प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है मैक्सिमम पे, कि इससे हाई प्राइस पे आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। और प्राइस फ्लोरिंग मिनिमम प्राइस है कि इतना पैसा आपको मिल जाएगा, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है। प्राइस सीलिंग किया जाता है समाज के फाइनेंशियली वीकर पीपल के लिए, और प्राइस फ्लोरिंग किया जाता है फार्मर्स के लिए, ठीक है। प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम यानी मार्केट प्राइस से लो होता है, और प्राइस फ्लोरिंग इक्विलिब्रियम यानी मार्केट प्राइस से हाई होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम यानी मार्केट प्राइस से लो होता है, और प्राइस फ्लोरिंग मार्केट इक्विलिब्रियम यानी मार्केट प्राइस से हाई होता है। प्राइस सीलिंग मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करता है, और प्राइस फ्लोरिंग मार्केट में सरप्लस क्रिएट करता है। एक्चुअली में सोचो, तुम खुद सोचो, गवर्नमेंट ने बोल दिया व्यापारियों को, प्रोड्यूसर को, तू इससे ज्यादा रेट में माल नहीं बेचेगा। प्रोड्यूसर खुश नहीं है, वो तो हाई प्राइस में बेचना चाहता था, लेकिन सरकार ने बोला तुझे गरीबों को इतने ही रेट में बेचना है ताकि गरीब लोग भी अपना जीवन जी सके।
तो प्रोड्यूसर मार्केट से अपना सामान निकलवा लेगा ताकि वो दूसरे जगह में उसको हाई प्राइस में बेच के एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सके। अब प्राइस फ्लोरिंग में सरप्लस क्यों होगा? गवर्नमेंट ने किसानों से कह दिया मार्केट रेट कितना भी गिर जाए मैं तेरे को इतना रुपए दूंगा। जैसे टमाटर का मार्केट रेट हो गया 8 रुपए, सरकार ने तय किया था 20 रुपए, तो सरकार ने किसानों से कहा है मैं तुझे 20 रुपए ही दूंगा, तो किसान खुश है कि सरकार से तो मुझे मिलेगा ही, तो भर भर के किसान माल प्रोड्यूस करेगा, इससे माल बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार, इस पॉइंट को लिखना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार तेंदुपत्ता किसानों को प्राइस फ्लोरिंग सेट करके देती है, जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं। प्राइस सीलिंग में गरीब व्यक्तियों को राशन कार्ड के द्वारा बहुत लो प्राइस में, जिसको आप लोग यहाँ पे सोसाइटी वाला शॉप कहते हो, उनको वहां पे दाल चावल अनाज ये सब मिलता है। अब प्राइस फ्लोरिंग में सरकार किसानों से सरप्लस अनाज खरीद कर अपने गोडाउनों में रख देती है। प्राइस सीलिंग का पॉपुलर एग्जांपल है रेंट कंट्रोल, और प्राइस फ्लोरिंग का एक अच्छा एग्जांपल है मिनिमम वेजेस। ये डिफरेंस था प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। चैप्टर 12 में तेरे को 2 चीजें पढ़नी है बस। पेज 182 फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। फाइनल गुड्स विच आर रेडी टू यूज, इंटरमीडिएट गुड्स विच आर नॉट रेडी टू यूज। Final goods have crossed the line of production. Intermediate goods have still not crossed the boundary of production. Final goods are resold. It cannot be resold. And intermediate goods are resold. जैसे मैंने अपने कोचिंग के लिए एसी लिया तो मेरे लिए वो फाइनल गुड था, लेकिन जिस दुकान से मैंने लिया पुष्पक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने भी तो एसी कहीं से लिया है, क्या उसके लिए वो फाइनल गुड है? नहीं, उसके लिए वो एसी क्या इंटरमीडिएट, क्योंकि उसने बेचने के लिए लिया। तो हर दुकानदार के लिए उसका खरीदा हुआ माल इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन हर कस्टमर के लिए उसका खरीदा हुआ माल फाइनल गुड है। फाइनल गुड्स को आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट गुड्स को आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने दूध लिया अपने घर के लिए तो मेरे लिए वो फाइनल गुड है, लेकिन मिठाई दुकान उस दूध को ले रहा है तो उस दूध को वो मिठाई में डालेगा एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। फाइनल गुड्स का जीडीपी में कैलकुलेशन होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का जीडीपी में कैलकुलेशन नहीं होता। पागल है बोलेंगे। स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। स्टॉक का मतलब किसी चीज का वैल्यू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो का मतलब ड्यूरिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मतलब आज, अभी, इसी समय, फ्लो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ता भी, महीना भी। स्टॉक में कोई टाइमिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, फ्लो में टाइमिंग कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक स्टैटिक होता है, कभी चेंज नहीं होगा। आज मेरे जेब में कितने रुपए हैं, स्टॉक। एक महीने में मैंने कितने पैसे कमाए, फ्लो। एक हफ्ते में मैंने कितने कमाए, फ्लो। स्टॉक स्टैटिक कभी चेंज नहीं होगा, फ्लो डायनेमिक है, चेंज होते रहता है। डन। चैप्टर 13 में आपको कुछ नहीं करना है। 14 और 15 न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स बेटा मैंने पहले ही बताया कि न्यूमेरिकल्स में कल कराऊंगा। 14-15 में थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, इसका न्यूमेरिकल्स में बेटा आपको कल कराऊंगा। मैं सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसी में से तरह कोई एक न्यूमेरिकल आएगा। 14-15 मैंने बता दिया तुमको कि इसमें न्यूमेरिकल्स है जो मैं कल कराऊंगा। 16 चैप्टर मनी है, उसको भी मैं कल पढ़ाऊंगा। मनी चैप्टर को आज वाली वीडियो में मैं स्किप कर रहा हूँ, उसको मैं कल डालूंगा वीडियो। अब तुम लोगों को पढ़ना है कमर्शियल बैंक चैप्टर नंबर 17, जिसमें तेरे को 3 चीजें पढ़नी है। पेज नंबर 263 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, पेज नंबर 268 इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक, पेज नंबर 271 रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, सबसे पहला डिपॉजिट रिसीव करना। आप जो मनी डिपॉजिट करते हो उसको रिसीव करना, लोन एडवांस करना, लोन देना, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन। एजेंसी फंक्शन, आप जो पैसा सेंड करते हो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उसके लिए। मिसलेनियस फंक्शन, इंश्योरेंस बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, लॉकर फैसिलिटी। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट रेडी करना और क्रेडिट क्रिएट करना। ये फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के।
इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स। बैंक्स के क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, सेविंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। बैंक कलेक्ट स्मॉल एंड लार्ज सेविंग। हम अपनी सारी सेविंग बैंकों में जाकर जमा करते हैं और यही देश के डेवलपमेंट में काम आता है, क्योंकि जो पैसा बैंक में सेविंग के तौर पर डालते हैं, बैंक उसी पैसे को बिजनेस करने के लिए लोन के तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है और बिजनेस बढ़ने से देश को टैक्स मिलेगा, देश का जीडीपी आगे जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफर, आप बैंक से अकाउंट के द्वारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। हेल्पफुल इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल, बैंक लोगों को पैसा सेव करने के लिए कहता है, आप अपनी सेविंग बैंक में डालते हो, उसी पैसे से बैंक बिजनेस करने के लिए लोन देता है, मतलब उससे पैसे से पैसा बनता है। हेल्प टू द गवर्नमेंट, बैंक गवर्नमेंट को भी बहुत सारा हेल्प करती है, लोन देती है, एडवाइस देती है। जब कोरोना आया था तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को पॉइंट लिखना 2 लाख करोड़ का लोन दिया था। फिर देश में स्टेबिलिटी बनाए रखना, इक्विलिब्रियम बनाए रखना। इसके अलावा कस्टमर को कितने सारे सर्विस देती है, आरटीजीएस देती है, एनईएफटी, लॉकर फैसिलिटी, ये सारे सर्विसेज बैंक वाले हमको देते हैं। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक। डीमेरिट्स को भी टिक कर लो बेटा, ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। पेज 269, डीमेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। पहला डीमेरिट, डिसएडवांटेज, इंडिया में कमर्शियल बैंक बहुत इम्बैलेंस है, कहीं पे कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कमर्शियल बैंक बहुत कम है। इंडिया की पब्लिक को गवर्नमेंट बैंक्स पर उतना ट्रस्ट नहीं है, कमर्शियल बैंक का सर्विस अप टू मार्क नहीं है, रूरल एरियाज में बैंक का सर्विस आज भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कुछ इंडियंस इलिटरेट होते हैं और बैंक में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इलिटरेट पीपल बैंक का यूज़ नहीं कर पाते। कमर्शियल बैंक्स करप्शन बहुत करते हैं, जो नीडी पीपल होते हैं उनको लोन ना देके जो डिफॉल्टर्स हैं उनको लोन देते हैं। और इंडिया में जो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स हैं वो रेड टैपिज्म का शिकार है, मतलब उनमें आज भी काम प्रॉपरली नहीं होता, काम बहुत ही स्लो और नॉन सिस्टमैटिक वे में होता है। इसके बाद ये इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस। रिजर्व बैंक इंडिया में सिर्फ एक है, हर कंट्री में एक ही रिजर्व बैंक होता है, पर कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। रिजर्व बैंक बैंकिंग सिस्टम का हेड है, कमर्शियल बैंक बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है। रिजर्व बैंक नोट्स इशू करता है, कमर्शियल बैंक नोट्स इशू नहीं करता। रिजर्व बैंक कॉमन पीपल से डील नहीं करता, कमर्शियल बैंक कॉमन पीपल से डील करता है। रिजर्व बैंक पब्लिक होता है, कमर्शियल बैंक प्राइवेट और पब्लिक दोनों होता है। रिजर्व बैंक वेलफेयर के लिए काम करता है, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। ये डिफरेंस है रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक का कोई ब्रांच नहीं होता, कमर्शियल बैंक का बहुत सारा ब्रांच होता है। इसके बाद चैप्टर 18 आरबीआई, इसमें फंक्शंस ऑफ आरबीआई और फेलियर्स ऑफ आरबीआई। सबसे पहले फेलियर, आरबीआई इंडिया में क्यों फेल हो गया? लैक ऑफ एडजस्टमेंट इन मनी मार्केट। आरबीआई मनी मार्केट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, जिसका मतलब आज भी इंडिया में रूरल एरियाज में बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोग पैसा ले रहे हैं। मनी मार्केट को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाया, इंटरेस्ट रेट को यूनिफॉर्म नहीं बना पाया, कोई बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, कोई बैंक कम। मनी रेट को वो यूनिफॉर्म नहीं बना पाया। लैक ऑफ बिल मार्केट, बिल मार्केट वो 1952 में लाया था, जिसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट मैंने बताया था, भारत में पिछले 10-20 सालों में 50,000 किसानों ने सुसाइड किया है। इसका मतलब इंडिया में एग्रीकल्चरल क्रेडिट की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत वर्स्ट है, जिसको आरबीआई एड्रेस नहीं कर पाया। बैंकिंग फैसिलिटी, पिछले आज़ादी में इतने सालों के बाद भी, लगभग आज़ादी मिले हुए 70-75 साल हो गए, फिर भी इतने सालों के बाद भी आरबीआई में जितना बैंक हमारे देश में होना चाहिए उतने बैंक हमारे देश में नहीं है। आज भी रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मनी का वैल्यू गिर गया है। इसके बाद बैंक्स में करप्शन बहुत ज़्यादा है। विजय माल्या जैसे लोग
देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेके भागे, पॉइंट लिखना, जिसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाया। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई का फंक्शन क्या है? एक और एग्जांपल दे देना मेरा फेलियर ऑफ आरबीआई में। हर्षद मेहता 1992 वो आया था ना, उसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स में मूवी या सोनी पे, क्या नाम था उसका, स्कैम 1992। वो हजारों करोड़ का स्कैम था जिसमें आरबीआई का पूरा फेलियर था। आरबीआई का फंक्शन मनी अथॉरिटी, मनी छापने का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। फाइनेंशियल सिस्टम का कंट्रोलर है, मनी कितना प्रिंट होगा, कितना मार्केट में सप्लाई होगा, ये सभी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन से जितना पैसा आता है डॉलर के फॉर्म में, पाउंड के फॉर्म में, उसको फेमा एक्ट के तहत आरबीआई ही कंट्रोल करता है। करेंसी इशू करता है जिसमें आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। सेटलमेंट सिस्टम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, इन सब का रूल्स आरबीआई ही सेटल करता है। गवर्नमेंट को मुश्किल समय में आरबीआई हेल्प करता है और बैंकों को भी मुश्किल समय में आरबीआई हेल्प करता है। पॉज करो। चैप्टर 19 जो है एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स में तुमको सिर्फ एक चीज पढ़ना है, पेज 286, क्लासिकल थ्योरी और केन्स थ्योरी में डिफरेंस। केनीसियन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी और केनीसियन थ्योरी में डिफरेंस, सिर्फ ये पढ़ना है। क्लासिकल थ्योरी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है, केनीसियन थ्योरी पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होता। क्लासिकल थ्योरी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, केनीसियन थ्योरी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होता। क्लासिकल थ्योरी में फुल एम्प्लॉयमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चलता है, केनीसियन थ्योरी में ये क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल इकोनॉमी में काम करता है। क्लासिकल थ्योरी मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, केनीसियन थ्योरी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। क्लासिकल थ्योरी ये मानता है सप्लाई क्रिएटेड डिमांड, केनीसियन थ्योरी मानता है यू हैव टू क्रिएट योर डिमांड। क्लासिकल थ्योरी लॉन्ग टर्म पे काम करता है, केनीसियन थ्योरी शॉर्ट टर्म पे काम करता है। क्लासिकल थ्योरी में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन का कोई चांस नहीं है, पर केनीसियन थ्योरी में मोर प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी है। क्लासिकल थ्योरी में फोकस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, केनीसियन थ्योरी पे फोकस चेंज इन इनकम पे होता है। चैप्टर 21 गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी में तुमको पढ़ना है फीचर्स ऑफ बजट, पेज नंबर 306। 307 में पढ़ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस 312। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। बजट क्या होता है? व्हाट इज बजट? बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का अनुमानित खर्च और कमाई अगले एक वर्ष का। व्हाट इज बजट? बजट इज एन एस्टिमेटेड annual statement of government income and expense. It is presented before the parliament by the finance minister of the country. अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। 1 मार्च को बजट देश के पटल पे यानी पार्लियामेंट पे प्रेजेंट किया जाता है। अब इसके फीचर्स, एनुअल प्लान पहले ही बता चुका हूं, एनुअल एक्सपेंडिचर और इनकम होता है गवर्नमेंट का। फिक्स पीरियड बजट हमारे देश में 1 साल के लिए ही प्रिपेयर होता है। फाइनेंशियल डिस्कशन, बजट में सिर्फ फाइनेंशियल डिस्कशंस होते हैं। बजट एडवांस में प्रिपेयर होता है, यानी बेटा अभी जो 1 मार्च में बजट आएगा वो 24-25 का नहीं होगा, या सॉरी 25-26 का नहीं होगा, 26-27 है ना, हाँ 26-27 का, यानी कि बजट हमेशा एडवांस में प्रिपेयर होता है। बजट हमेशा किसके लिए प्रिपेयर होता है? एडवांस के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए। बैलेंस बजट मतलब देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, देश अच्छी स्थिति में है। बजट को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती है। ये एस्टिमेटेड होता है, इतना खर्चा हो सकता है, इतना इनकम हो सकता है। बजट
और क्या लिख सकते हैं बजट के बारे में? बजट में जनरली टैक्स सिस्टम के ऊपर काम होता है कि किसके किसके ऊपर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट कॉमन पीपल के लिए कौन कौन से प्लान्स लेकर आ रही है। ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? पहला, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने के लिए कि किसको क्या कुछ मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में सरकार कितना इन्वेस्ट करेगी, फाइनेंस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करेगी, ये सारी चीजें। रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को दूर करना। कहने का मतलब ये है कि देश में जो खाई बनी हुई है रिच और पुअर के बीच में, उस खाई को पाटना, मतलब रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना, गरीबों को कम रेट में चीजें प्रोवाइड करने, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना। स्टेबिलाईजेशन ऑफ प्राइस लेवल को कंट्रोल करना, देश में महंगाई को काबू में रखना कि देश की महंगाई ज्यादा बढ़ ना जाए। इसके लिए सरकार अपने खर्चों को कर्टेल कम करती है ना, प्राइस को कंट्रोल करती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, रेलवे, एनटीपीसी, एसीसीएल जैसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करना, मैनेज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है बजट का ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट मिले, देश का जीडीपी आगे बढ़े, देश का एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, देश में डेवलपमेंट आए, इंडिया वेल्थ सेक्टर में आगे निकल जाए। ये बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। एक और पॉइंट डाल देना, कॉमन पीपल को वेलफेयर कराना। बजट का इंपॉर्टेंस क्या है? सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बिना बजट के देश तरक्की नहीं कर सकता। पब्लिक फंड्स पे कंट्रोल करना, उसके मिसयूज को रोकना। बजट से ही देश चलता है, बजट नहीं होगा तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सरकार देश को कैसे रन करेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग, देश के रिसोर्सेज की प्लानिंग कि नया अस्पताल कहाँ बनेगा, डैम कहाँ बनेगा, ब्रिज कहाँ बनेगा। ये फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई जो करे उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार जो करे उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। इंडेक्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, बजट से पता चलता है पिछले एक साल में सरकार ने क्या क्या काम किया, हेल्थ सेक्टर में कितने पैसे लगाए, मिड डे मील में कितना पैसा गया, प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये बजट का इंपॉर्टेंस है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, देश की गरीबी को कम करना, ये सब बजट का इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्स कम लोग पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का रीच ज्यादा है, ज्यादा लोग पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स देश के डेवलपमेंट के लिए गुड, इनडायरेक्ट टैक्स देश के डेवलपमेंट के लिए नॉट गुड। अगले चैप्टर में, चैप्टर 23 में बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ एक चीज पढ़ना है, सिर्फ एक चीज। पेज 324, बीओटी और बीओपी में डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट का डिफरेंस। ध्यान से सुनो, बीओटी में हम सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का लेते हैं, जबकि बीओपी में गुड्स और सर्विस दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। बीओटी सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल होता है, जबकि बीओपी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ सर्विस, कैपिटल, गोल्ड का भी डिटेल होता है। बीओटी में से विजिबल आइटम्स और बीओपी में विजिबल और इनविजिबल दोनों। बीओटी फेवरेबल भी और अनफेवरेबल दोनों हो सकता है, बीओपी हमेशा बैलेंस होता है। अगर बीओटी अनफेवरेबल है तो ये चिंता का कारण है, बहुत बड़ी चिंता का कारण है। अगर बीओपी फेवरेबल नहीं है तो ये पूरे, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। अगर बीओटी फेवरेबल नहीं है, बीओटी में लॉस हो रहा है, तो ये उतने बड़े चिंता का कारण है, इट इज नॉट अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। पर अगर बीओपी में दिक्कत आ रही है, बीओपी लॉस में है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बीओटी बीओपी का पार्ट है,
इसलिए इसका स्कोप नैरो है और बीओपी का स्कोप वाइड है, बिकॉज बीओटी बीओपी का एक पार्ट है। डीवैल्यूएशन जो है ये फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। डीवैल्यूएशन डन बाय गवर्नमेंट, डेप्रिसिएशन डन बाय द मार्केट। डीवैल्यूएशन वेंचर कैपिटल को डिस्करेज करता है, डेप्रिसिएशन वेंचर कैपिटल को बढ़ाता है। डीवैल्यूएशन होता है पुअर कंट्रीज में, डेप्रिसिएशन होता है रिच कंट्रीज में। चैप्टर 23 को पूरी तरह से काट देना, उसमें से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल वाली वीडियो में पीपीसी का ग्राफ, टीयूएमयू का ग्राफ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद ग्राफ, मनी चैप्टर स्किप किए हैं, और एग्रीगेट डिमांड, ये सारे चैप्टर्स और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। कल वाली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हैव अ गुड डे।